हेलो, नमस्कार। मैं सुमित कुमार आप सभी का इस लॉ स्टडी पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल लॉ स्टडी से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा लॉ स्टडी का एप्लीकेशन भी बना हुआ है जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी माध्यम में विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, राजस्थान हो आदि राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इसके अलावा 20 लॉ एमसीक्यू की रेगुलर टेस्ट सीरीज हाल ही में हमने हिंदी माध्यम में शुरू की है, जिसमें आपको 7300 प्रश्न मिलेंगे और एक 7300 प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपकी जुडिशरी की तैयारी को बेहतर बनाएंगे। लॉ के प्रश्न रहेंगे जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस आदि से रहेंगे। अभी तक आपने यदि इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी करते चलें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी, जिससे आपको नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स के प्रश्न रहते हैं कि सर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 395 अनुच्छेद 395 है, क्या उन सभी अनुच्छेदों को याद करना पड़ता है? यानी 395 अनुच्छेद हमें याद करने पड़ेंगे। कई बार स्टूडेंट्स के प्रश्न में आते हैं कि सर बताइए कौन कौन से इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमको याद रखने हैं, और इनसे संबंधित कई बार जो प्रश्न है हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस लॉ स्टडी पर इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है या जिनसे रिलेट करके आप सभी स्टूडेंट से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। 395 अनुच्छेद याद नहीं करने हैं आपको, यानी 100 ऐसे आर्टिकल हैं जिनको यदि आप याद रखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रश्न हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब आपसे अनुच्छेद से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पर आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद, सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। यदि भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानना है तो अनुच्छेद 1 को हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यानी आर्टिकल जो 1 है उसमें क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 1 में क्या है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख किया गया है वह आर्टिकल 1 में। उसके बाद अनुच्छेद 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि अनुच्छेद 2 में जो है वो नए राज्यों की स्थापना से है। जब भी कोई नया स्टेट बनता है तो आर्टिकल 2 से रिलेटेड तथ्यों पर हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने या दादर नागर हवेली और दमन दीप को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो जो परिवर्तन हुआ वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ? इन सब में अनुच्छेद 3 के तहत, यानी अनुच्छेद 3 यहाँ पर चर्चा करना आवश्यक है। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 आपको भाग 1 में याद रखने हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन। उसके बाद कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 13 तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। जब भी मौलिक अधिकारों का वॉयलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 13 में कानून यानी विधि की परिभाषा दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 13 से। शंकरी प्रसाद का केस है, आर्टिकल 13 से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो आपने मौलिक अधिकारों में क्या अमेंडमेंट किया वो अनुच्छेद 13 के तहत कानून की परिभाषा में नहीं आता है।
उसके बाद इस डिसीजन को गोलकनाथ के केस में चेंज कर दिया। तो आर्टिकल 13 तो याद रखनी है, जिसमें लॉ बताया गया कि कानून क्या होता है, विधि क्या होती है, विधि की परिभाषा। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अनुच्छेद 14, कई बार चर्चाओं में रहता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समान समता और विधि का समान संरक्षण दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। विधि के समान समता जो शब्द लिया हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया, और विधि का समान संरक्षण जो शब्द लिया हमने अमेरिका के संविधान से लिया। अनुच्छेद 14 के तहत कहा गया है कि विधि के सामने, कानून के सामने सभी समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन क्लास के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 14 के तहत नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 14 इस बात का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 14 भी बहुत आपके लिए इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 16, जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो हम आर्टिकल 16 और 15 पर चर्चा ही करते हैं। अनुच्छेद 14 से संबंधित अनुच्छेद 15 और 16 पर भी। अनुच्छेद 15 कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके अलावा आप किसी अन्य आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में, लोक नियोजन में समान अवसर की समानता। लेकिन रिजर्वेशन की जब भी बात आती है, रिजर्वेशन ऐसा मुद्दा है जो चर्चा में बना ही रहता है। हाल ही में मराठा आरक्षण का रिजर्वेशन चल ही रहा था, ईडब्ल्यूएस का चलता ही रहता है, ओबीएस का भी चल रहा है, ओबीसी वाला रिजर्वेशन भी आप सभी के लिए चल रहा था, चर्चा में रहता है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन से संबंधित आर्टिकल 2 आपको याद रखने हैं मुख्य रूप से, 15 और 16। उसके बाद है आर्टिकल 70। कई बार पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि अस्पृश्यता उन्मूलन का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17। उसके बाद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, मुख्य रूप से 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन यहाँ पर किया जाता है ना। प्रेस की स्वतंत्रता भी यहाँ पर है। तो आर्टिकल 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 19 से संबंधित जो भी स्वतंत्रता दी गई है, आने जाने की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचार की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में निहित है। आर्टिकल 19 से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो भी आपको याद करने हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों के संरक्षण की बात। उसके बाद आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट, प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 से संबंधित जो केसेस हैं कई बार चर्चा में रहते हैं, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। इस आर्टिकल में जो भी प्रावधान है, कई प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 21 में जो भी आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रावधान है वो सभी आर्टिकल 21 में। उसके बाद आर्टिकल 21 है, मूल संविधान में नहीं था, 86वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2002 में जोड़ा गया। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की जो बात कहेगी वो आर्टिकल 21 है। उसके बाद है आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25। इसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने आदि का जो अधिकार है वो आर्टिकल 30। तो जो जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है उन पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 395 अनुच्छेद याद करने हैं, जो ऐसे आर्टिकल अभी मैं बता रहा हूं जो कई बार क्या चर्चा में बने ही रहते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 31C, कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्याख्या। उसके बाद है आर्टिकल 32, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आर्टिकल 32, यानी जिसमें संवैधानिक विचारों का प्रावधान। 5 प्रकार के रिट हैं, इसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा।
और जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो अनुच्छेद 226 याद रखिएगा। हाई कोर्ट में जा रहे हो फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होने पर, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। उसके बाद है आर्टिकल 38, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे, यानी सामाजिक आर्थिक न्याय की जो बात कही गई है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, वो आर्टिकल 38 में कही गई। उसके बाद है आर्टिकल 40, कई बार चर्चा में रहता है, और गांधी के ग्राम स्वराज्य का जो सपना है, ग्राम पंचायत का गठन, उसका जो प्रावधान आर्टिकल 40। हाल ही में एक काफी चर्चा में रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो एक नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का जो लेख है वो आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 तो चर्चा में ही में बना रहता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो या कोई अन्य। आर्टिकल 45, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। देखिए आर्टिकल 45 में ये प्रावधान किया गया ना, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, संशोधन किया गया था इसमें, तब यह प्रावधान शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए वर्ष 2002 में आर्टिकल 45 में भी अमेंडमेंट हुआ, आर्टिकल 21 में भी अमेंडमेंट हुआ, और मौलिक कर्तव्य में भी संशोधन हुआ, और वहां पर वो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है। आर्टिकल 46 जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर जो वर्ग हैं उनके लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है, यानी SC ST और अन्य जो कमजोर वर्ग हैं उनको शैक्षणिक और आर्थिक सहायता की जो बात की गई है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, आर्टिकल 46 में की गई, अनुच्छेद 46 में। उसके बाद इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 50 से तो कई बार प्रश्न आता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के जो सेपरेशन की बात कही गई, कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण का प्रावधान है वो आर्टिकल 50। अब आप कहोगे सर आर्टिकल 47 पर चर्चा क्यों नहीं की, 48। देखो उन आर्टिकल से इतने प्रश्न नहीं आते कई बार, जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं, जहां से सीधे आपसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा तो फिर 395 ही अनुच्छेद आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हम उन आर्टिकल्स पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है और इनसे बहुत ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कई बार। यदि आपको 395 अनुच्छेद याद हो जाते तो और अच्छा, लेकिन जो आर्टिकल मैं आज बता रहा हूं इनको याद रखना है, इनसे कई बार प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे गए भी हैं। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, भारत की विदेश नीति एक तरह से आर्टिकल 50। जैसे आर्टिकल 51 ने मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में नहीं थे मौलिक कर्तव्य, बाद में जोड़ा गया, इसलिए आर्टिकल 51 ए से कई बार क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 ए। इंपोर्टेंट है ये आर्टिकल, याद रखना इसमें। उसके बाद है आर्टिकल 52, बहुत इंपोर्टेंट, हालांकि इसमें राष्ट्रपति वाला भी एक आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट है, कि संघ की समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 53। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 भी इंपोर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 61 बहुत इंपोर्टेंट है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कही थी, यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन वो तीनों आर्टिकल इंपोर्टेंट है। मैं बताता चलूंगा जो आर्टिकल नहीं लिखे यहाँ पर, और वो भी इंपोर्टेंट है उन आर्टिकल्स के संदर्भ, जैसे 52, 53 और 61 बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है। और यहाँ पर आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा करना, क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान जो है, यानी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बहुत इंपोर्टेंट है और कई बार चर्चा में रहता है आर्टिकल 72। जब भी राष्ट्रपति पर क्षमादान की शक्ति के बारे में चर्चा की जाती है तो हम आर्टिकल 72 को याद करते हैं, अनुच्छेद 72 बहुत इंपोर्टेंट। उसके बाद है आर्टिकल 74, राष्ट्रपति भले ही संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है लेकिन सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है,
इसलिए उसको एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पड़ती है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुखिया, प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 याद रखना है, यहाँ पर जो मैं लिखा नहीं लेकिन मैं बता देता हूं। आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 का क्लॉज 3 जिसमें कहा गया कि लोकसभा जो मंत्रिपरिषद है ना, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो संसदीय शासन प्रणाली की सबसे अच्छी विशेषता है। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि संसदीय शासन प्रणाली की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की सबसे अच्छी विशेषता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके बाद है आर्टिकल 76, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 जो भारत के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी यानी महान्यायवादी से संबंधित है। जो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है। अब कौन भारत का महान्यायवादी बनता है? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है वो भारत का महान्यायवादी बनता है। आर्टिकल 76 भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना। उसके बाद है आर्टिकल 70, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। उसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद 108 नहीं लिखा है, लेकिन अनुच्छेद 108 भी बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 108 में क्या? अनुच्छेद 108 में है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में। इसके अलावा आर्टिकल 79 भी इंपॉर्टेंट है, 79। इसमें विधायिका की संरचना की बात कही गई कि विधायक संघ की विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद आर्टिकल 85 याद रखिए, लोकसभा को भंग करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87, इसको याद रखिए। अनुच्छेद 108 को याद रखिए, है ना, इंपोर्टेंट आर्टिकल है ना। 79 और 108 तो याद रखिए। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद है अनुच्छेद 110, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी बिल की परिभाषा दी गई। धन विधेयक की परिभाषा डेफिनेशन है जो वो आर्टिकल 110 में है। आर्टिकल 112, हाल ही में भारत को बजट पेश किया गया 2022-23 का, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। उसके स्थान पर किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है वो किसमें है? अनुच्छेद 112 में। आम भाषा में इसके लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? आम भाषा में हम इसके लिए बजट शब्द का यूज करते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 123, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जब संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा है या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति फिर संघ की विधायिका के रूप में भूमिका निभाता है और राष्ट्रपति को फिर क्या जारी करने का अधिकार हो जाता है? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसको हम कहते हैं। कई मामलों में हाल ही में चर्चा में रहा जिसमें राष्ट्रपति ने अपने अध्यादेश का प्रयोग किया है। तो आर्टिकल 123 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स को। कई आर्टिकल तो ऐसे होते हैं जो चलते घूमते फिरते आपको याद पता ही होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति ने हाल ही में इस मामले में अध्यादेश जारी किया, हाँ, तो आप बताओ वहां पर कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 123 का प्रयोग किया है। यहाँ याद होने चाहिए आर्टिकल। जब भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं तो कौन से अनुच्छेद का यूज किया जाता है? अनुच्छेद 143 का यूज किया जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 148, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 148, जिसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है, जिसे भारत की लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कहा जाता है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से। उसके बाद है अनुच्छेद 149, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां क्या क्या, अधिकार क्या क्या है, उससे रिलेटेड है। उसके बाद अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल पद धारण करते हैं। राज्यपाल का कोई कार्यकाल का
निर्धारण नहीं किया गया, संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 161, जिस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत, उसी प्रकार की शक्ति राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति के पास जितनी अधिक क्षमादान की शक्ति उतनी राज्यपाल के पास नहीं है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए अनुच्छेद 74 के तहत संघ की एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान, उसी की तरह आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद जिस प्रकार भारत का सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य की सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता होता है। ठीक है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री कर्तव्य, जिस प्रकार आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री के कर्तव्य। उसके बाद अनुच्छेद 168 इंपोर्टेंट है, इसमें राज्य में विधानमंडल की बात कही गई, राज्य के विधानमंडल में कौन कौन होगा। अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना या समापन का प्रावधान है, क्योंकि कई राज्यों ने अपने यहाँ विधान परिषदों की स्थापना की है, फिर समाप्त की है। वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना। कई राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ विधान परिषदों की स्थापना की लेकिन समाप्त किया, चाहे जिसमें तमिलनाडु भी है, पश्चिम बंगाल ने हाल ही में प्रस्ताव भेजा है विधान परिषद की स्थापना के लिए। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 1956 में ही प्रावधान है कि मध्य प्रदेश से विधान परिषद की स्थापना की जाएगी, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना नहीं की। ठीक है, तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभाओं की संरचना है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना है। अनुच्छेद 172 में विधानमंडल की अवधि की बात की गई है। 73 में क्या है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता, कौन राज्य विधानमंडल है ना विधायक एमएलए बनेगा, क्या क्या योग्यताएं होंगी, इन सबका जो प्रावधान है आर्टिकल 173 में है। आर्टिकल 174 में क्या है, राज्य विधायक का सत्र 17 वर्षान और राज्य विधायक का विघटन, उसका जो प्रावधान है आर्टिकल 174। संघ की विधायक का जो प्रावधान वो आर्टिकल 85 में। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कही है, जैसे 93 आर्टिकल 93 और 94 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। इसी प्रकार यहाँ पर आर्टिकल 178 में विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कही। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, जिस प्रकार अनुच्छेद 105 के तहत महान्यायवादी के कुछ अधिकार हैं, विशेषाधिकार कि संसद के दोनों सदनों में भाग लेने, उपस्थित होने तथा कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं। उसी प्रकार राज्य के महाधिवक्ता की भी कुछ शक्तियां, विशेषाधिकार हैं, वह अनुच्छेद 194 में है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति दी जाती है, वो अनुच्छेद 200 के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 202 में राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य के बजट की जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली जो भाषा है उसका प्रावधान। अनुच्छेद 212 न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 213 जिस प्रकार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, उसी प्रकार अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो दोनों आर्टिकल याद रखिए, 123 और 213 दोनों आर्टिकल्स के तहत अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें हैं कि हाई कोर्ट के जज जो बनेंगे उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी।
अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार मौलिक अधिकारों के संदर्भ में या अन्य उपबंध में। यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। रिट कौन कौन सी है? 5 में बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। उसके बाद 243 बी पंचायतों का गठन, 243 बी पंचायतों का गठन, 243 सी पंचायतों की संरचना, 243 जी पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार, 243 के पंचायतों के लिए चुनाव आयोग, 243 आई पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग। उसके बाद अनुच्छेद 249 बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में राष्ट्र हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति, यानी राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का जो अधिकार है हो जाता है अनुच्छेद 249 के तहत हो जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित जो निर्णय है उससे का जो संबंध है अनुच्छेद 262 से। और अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की बात करता है, इंटर स्टेट काउंसिल। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, इसको भी याद रखिए। अनुच्छेद 263 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद है अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना, कानून के अधिकार के बिना कर जो टैक्स है उसका अधिरोपण नहीं किया जाएगा। इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 275 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, यानी राज्यों को जो डोनेशन प्रदान किया जाता है कुछ राज्यों को, उसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 275 में किसकी सिफारिश पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर। जब वित्त आयोग की चर्चा की जाएगी तो याद रखिएगा वित्त आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है अनुच्छेद 280 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वित्त आयोग की प्रावधान, फाइनेंस कमीशन से संबंधित जो अनुच्छेद है 280 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस पर तो स्टार लगा लीजिए, कई बार प्रश्न आता है। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 में। उसके बाद अनुच्छेद 300 वाद और कार्रवाइयों की चर्चा करता है और अनुच्छेद 301 विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। आप सभी को पता होना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1978 में इसको एक साधारण विधिक कानून बना दिया गया है। और इसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 में है, जिसमें कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाए। ठीक है, अनुच्छेद 311 इंपोर्टेंट नहीं, छोड़िए। अनुच्छेद 312 बहुत इंपोर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने का जो अधिकार है ना वो राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया है अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में। 3 अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। ये तीनों वर्तमान समय में अखिल भारतीय सेवा है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की बात कही गई, जिसमें हम संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, स्टेट पीएससी और ज्वाइंट स्टेट पीएससी की हम चर्चा करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। 324 इलेक्शन कमीशन, निर्वाचनों के अधीक्षण। आज अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हैं, कई राज्यों में वोटिंग भी हो चुकी है दो चरणों की। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, तीसरे चरण की वोटिंग 20 तारीख को है, पंजाब में भी 20 तारीख को है, उत्तराखंड में वोटिंग होगी।
तो यानी राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नियुक्त होना। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 324। जब भी चुनाव की बात आती है तो अनुच्छेद 324 याद रखें। जब भी विधानसभाओं के चुनाव की बात आए, कौन कराएगा चुनाव? भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा। कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 324। निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग नियुक्त किया। उसके बाद अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी को जो सीटों में रिजर्वेशन मिला है ना, सीटों का आरक्षण, वो अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 335 सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राज्यों में जो लगता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उनको प्रभावित करने में असफलता का जो प्रभाव है राष्ट्रपति शासन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 365 से ही शुरू होती है। अनुच्छेद 365 में कहा गया कि संघ ने जो निर्देश नहीं दिया है, संघ ने राज्यों को जो निर्देश दिया है और राज्यों ने उन निर्देशों को नहीं माना है, उस स्थिति के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 368 बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में जितने भी अमेंडमेंट होते हैं लगभग सभी अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत 30 प्रकार के संविधान संशोधन की बात कही है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेकर आज आएंगे वो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे 42वां, 44वां, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, है ना, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जो बहुत महत्वपूर्ण और इनसे कई बार प्रश्न आता है। उसका सेशन में आप सभी के लिए इस सेशन के बाद लेकर आऊंगा। अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संविधान संशोधन की बात की गई। एक तो साधारण विधेयक से संबंधित जो संशोधन होता है और एक विशेष संशोधन होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधन होता है, वो विशेष बहुमत होता है। फर्स्ट और मतदान करने वालों का 2/3। एक और विशेष संशोधन होता है जिसमें दोनों सदनों के 2/3 बहुमत, साथ ही साथ आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, तो जब हम भाग 20 पढ़ते हैं तब विस्तार से चर्चा करते हैं इस आर्टिकल। तो अनुच्छेद 368 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखें। संविधान में संशोधन अमेंडमेंट की यानी संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया का जो उल्लेख है अनुच्छेद 368 में है। और इस तरह जो सेशन था जिसमें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए हैं। देखिए, मैं फिर से कहूंगा, इस सेशन में मैंने आपको 395 अनुच्छेद नहीं बताए, मैंने उन्हीं आर्टिकल्स के बारे में बताया जो कई बार चर्चाओं में रहते हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इन आर्टिकल्स को याद रखते हैं, 1-2 बार सेशन को रिपीट करके देख लेना, उसके बाद ये सभी अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। और यदि आपको जो अभी मैंने इतने आर्टिकल बताए इतने याद कर लेते हैं तो समझिए आपकी जो तैयारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को आज का सेशन बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो आप सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस सेशन को देखें और उनकी जो तैयारी है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कई बार स्टूडेंट्स के प्रश्न रहते हैं सर कौन कौन से आर्टिकल याद रखें, तो इन आर्टिकल्स को याद रखें। ठीक है, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इन सभी आर्टिकल्स को आप सभी 1-2 बार लिख लेना अपनी नोटबुक में और फिर याद करना। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।